ये एक चैप्टर 4 के हमारे पास ये कुछ पास पेपर्स के MCQs हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला अगर आप ये MCQs पढ़ें, अ मैक्सिमम रेंज अटेन बाई अ प्रोजेक्टाइल कैन बी फाउंड बाई द फार्मूला। तो हमारे पास एक फार्मूला हमने ड्राइव किया था मैक्सिमम रेंज का, RMX इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम V0² तो बेसिकली हमें ये फार्मूला आता है जब आया था कि हमें जब साइन 2 थीटा की वैल्यू में बस जो आई थी वो 90 डिग्री आई थी। 90 मतलब साइन 290 का मतलब होता है 2 थीटा में बस जो वैल्यू थी 90 डिग्री आई थी, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमारे पास प्रोजेक्टाइल के अंदर जो मैक्सिमम रेंज अटेन होती है वो एक ही कंडीशन पे होती है कि अगर हम एंगल उसमें कितना रख दें 45 डिग्री। और उसके लिए हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था उन्होंने रखा था 1 के बराबर आया था, तो फार्मूला जो बना था V0² बना था। तो इसमें देखें V0²/G इसका सबसे पहला आंसर ही ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, अगर हम एयर फ्रिक्शन हम लोग यहाँ पे एब्सेंस कर दें, निगलेक्ट कर दें, मैक्सिमम रेंज व्हेन फायर एंड एंगल, हमें पता है कि जो मैक्सिमम रेंज हमें अटेन होती है वो 45 एंगल होती है विथ द वर्टिकल। जो हम एंगल बनाते हैं 45 का हम वो एंगल बनाएं तो हमें क्या अटेन हो जाएगी मैक्सिमम रेंज, क्योंकि हमें पता है कि 45 डिग्री पे जो रेंज हमें मिलती है वो मैक्सिमम होती है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल द ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल के मोशन के अंदर जो वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का Vx यानी V0x क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियल हमने पढ़ा था कि V0x बराबर होता है Vx से, तो Vx सेम रहता था यानी कांस्टेंट था, नो चेंज, तो वो कांस्टेंट यानी रिमेन कांस्टेंट। तो द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैक्सिमम हाइट का अगर आप फार्मूला अगर आपको याद हो, H इज इक्वल टू V0² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2G। तो मैक्सिमम हाइट का अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीज़ों पे, कि वेलोसिटी का स्क्वायर और एंगल का स्क्वायर। तो आप इसके अंदर देखें, ये द इनिशियल वेलोसिटी यानी V0 लॉन्च एंगल थीटा स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द साइकिल, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बकवास बात है। तो बस ये दो क्वेश्चन है कि भाई लॉन्च एंगल पे भी डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं, इसलिए हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, तो स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी हम इसको करेक्ट करेंगे। A body moving in a circle at a constant speed, which of the following is different about the body is true? एक बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? हमें पता है कि कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसके अंदर वेलोसिटी में नो चेंज, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बेसिकली बनती है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जब चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन तब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द रेट एट विच बॉडी रोटेट अबाउ एन एक्सिस एक्सप्रेस, हमारे पास एक हमारे पास जो रेट होता है जिस पर बॉडी रोटेट करी अपने एक्सिस के ऊपर, यानी उसके पास जो स्पिन कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर, वो जब स्पिन करिए उसको हम लोग बोलते हैं यानी रेट यानी थीटा, जो रेट यानी अगर हम फार्मूला करें डी थीटा अपॉन डी टी, बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला होता है वो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है। यहाँ देखें एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस इसका आंसर है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए ये फॉर्मूला बताया था कि चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, सी इसका करेक्ट आंसर है। द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर, हमारे पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बेसिकली हमारे पास ये सर्कल है और ये कोई हमारे पास एक बॉडी है, वो इसके अंदर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा तो उसका एक फॉर्मूला V²/R होता है। तो वेरीज इनवर्सली विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेरीज मतलब चेंज होता है इनवर्सली विद द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो देखिए यहाँ पे इनवर्सली रेडियस के साथ ये चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है, वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। देखिए बी और सी जो है वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, बी और एंड सी। If a body is rotating in a circle with variable linear speed, it must have tangential acceleration। अगर यानी बॉडी अगर अपने उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड यानी v चेंज हो रहा है, तो लाजमी से उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो टेंजेंशियल होगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन फाइंड आउट बाई, अच्छा द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी फाइंड आउट बाई, हमारे पास जो भी एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास एक वो वेक्टर क्वांटिटी से जब भी हमें वेक्टर वो परपेंडिकुलर होता है बहुत थीटा के और वी के, तो इसलिए हम उसको एस और थीटा के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम उसकी जो डायरेक्शन मालूम करते हैं वो राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। इफ़ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइब इक्वल टू एंगल इक्वल टू इंटरवल्स देन, तो अगर ये कह रहा है कि भाई क्या हमारे पास दो एंगल और थीटा दोनों का सेम है, थीटा यानी दोनों का सेम है,
तो और टाइम इंटरवल भी उसका सेम रहेगा, तो थीटा ओवर टी उसकी जो कौन से कंपोनेंट है वो चेंज होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो बताइए जब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो वो कांस्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर और अच्छे बच्चे भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे एंगुलर का समझ आ गया और चेंज नहीं होगी। लास्ट वाले को मैं रिपीट कर दूँ, तो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट कैसे रहेगी, इसलिए कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा से, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉमनली ड्यू टू द चेंज इन, बेसिकली जो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है किसी भी रोटेटिंग बॉडी के अंदर, उसकी सिर्फ एक वजह होती है उसकी डायरेक्शन में चेंज। ये बात आप याद कर लें कि अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन, कोई बॉडी अगर रोटेट करी किसी सर्कल के अराउंड, तो उसकी डायरेक्शन में अगर जो चेंज आएगा तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, बेसिकली हमारी जो वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसके पास जो डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो सेंट्रीपिटल होगा, और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड में चेंज आने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो टेंजेंशियल होगा। अच्छा नेक्स्ट वन, अगर आप एमसीक्यूज देखें क्वेश्चन नंबर 14, तो एमसीक्यूज 14 आपको ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज अच इन arbitrary direction in space with a certain initial velocity of move freely under gravity, its path will be a parabola, parabola इसलिए होगी क्योंकि अगर हम उसको ग्रेविटी के, अगर हम उसको एक आर्बिट मतलब बेसिक स्पेस के अंदर हम किसी भी मिसाइल को अगर छोड़ दें विदाउट रॉकेट्स, हम लोग उसको अलग कर दें किसी भी स्पेस में, तो एक प्रोजेक्टाइल के डील करोगे, आपको पता है जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। और एक बात आप इसमें और सीख लें, जो पाथ होती है प्रोजेक्टाइल की वो हम उस द पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो आप ट्रेजेक्ट्री का एमसीक्यूज याद कर लीजिएगा, जो पाथ होती है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, प्रोजेक्टाइल की पाथ यानी जो रास्ता होता है। द वेलोसिटी कंपोनेंट विद क्वेश्चन नंबर 15, द वेलोसिटी कंपोनेंट विद विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स सर्टेन वर्टिकल डिस्टेंस इन मिनिमम एट अ मोमेंट ऑफ, अच्छा ये कह रहा है कि भाई किस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो प्रोजेक्टाइल कवर करे सर्टेन वर्टिकल डिस्प्लेस, जो उसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में ऊपर लेके जाए, सही है, इज़ मिनिमम एट द मोमेंट, वो मिनिमम कब होगी। तो मैं पता है इसकी मैं बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ क्या है, तो इस आसान सा फार्मूला है, जब कोई भी जब उसकी वेलोसिटी खत्म होगी तो वहाँ पे आके वो रुक जाएगा और वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और उसके पास पैसे यानी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसके जो आंसर होगा, तो आपके पास मिनिमम उसको वेलोसिटी बताना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी मिनिमम होगी। अब प्रोजेक्टाइल हैज़ इट मैक्सिमम एट द उसके पास जो स्पीड होगी मैक्सिमम क्या होगी, दे आर बहुत कंडीशन कि जब वो स्टार्ट में प्रोजेक्शन में होगी जब भी उसकी जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी, और जब वो हिट कर रहा होगा जब भी उसके पास मैक्सिमम होगी। तो बोथ ऑफ दिस इज आंसर। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपन अगर आप रेंज का फार्मूला पढ़ें ना, रेंज का फार्मूला में ये कहता है कि वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो रेंज डिपेंड करती है वी नॉट वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, रेंज का एंगल के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, जी के साथ इन्वर्सली है। तो आप एक क्वेश्चन पढ़ें तो किस पर डिपेंड करती है, एंगुलर प्रोजेक्शन पर डिपेंड करती है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, बोथ ऑफ दिस। इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 35 इट हिट सर्टेन टारगेट इट विल हैव द सेम रेंज इफ़ इट इज़ पॉसिबल एंगल एट, अच्छा मैंने आपको बताया था कि 2 पॉसिबल एंगल हो सकते हैं किसी भी सेम रेंज के लिए, और हमें ये बात हमें पता होती है कि दोनों एंगल का जो सम होता है वो 90 होता है। तो आप एक ट्रिक इसकी याद करने के, अगर आपको एक एंगल 35 डिग्री है तो अगर उसका आप 90 से माइनस कर देंगे जो उसका आंसर आएगा 60, वो आप उसका आंसर हो जाएगा 55 आएगा। तो आप एक बात याद कर लें कि दोनों के 2 एंगल के पॉसिबल एंगल हो सकते हैं सेम रेंज के लिए। अगर आपको 35 पे भी सेम रेंज मिली है तो अगर प्लस करेंगे उसके 55 तो 90 आ जाएगा, तो 55 पे भी आपको सेम रेंज मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर एंगल मैं यहाँ पे बोलता हूँ 20 डिग्री है तो मुझे वही रेंज मिली है 4R मिली, अगर मुझे वही दोबारा रेंज R चाहिए तो मैं कौन सा एंगल मुझे दोबारा डिफरेंट एंगल वही सेम रेंज प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर 20 तो आप 90 में से 20 माइनस कर दें तो सिंपली 70 उसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे 35 तो 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 55। The linear and angular velocity of particle moving about the center of a circle of radius are related by linear और angular velocity का जो ताल्लुक होता है हमने ड्राइव किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है।
अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 20 देखें इसमें एमसीक्यू। अ बॉल इज थ्रो एट 40 मीटर पर सेकंड विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया, इसकी जो वेलोसिटी हमें गिवन है वी नॉट 40, और उसके बाद हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास 30 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमें तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक आराम से कि भाई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी पता आपका बॉल इस तरफ 40 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। अगर आप इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें तो 40 माइनस 9.8 अच्छा, तो वर्टिकल देखें, द वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा ना आफ्टर 1 सेकंड, क्योंकि जो बॉल का हमने एंगल का प्रोजेक्शन करा है वो हॉरिजॉन्टली उसको हमने पुट करा है, तो हमें पता है तो वर्टिकल की बात हो रही है, तो इसके लिए हमें कहीं लगाए तो इसका जो समय एक आंसर एज्यूम या असेसमेंट कर रहे हैं तो उसका आंसर विल बी ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी में हमें पता है कि उस टाइम कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ज़ीरो होगी उस टाइम क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली बोल रहे हैं। अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है वो जो एक ट्रैक पर मूव करी, उसकी जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और ना सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आपको गिवन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। हमें पता है जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो अब 20 का स्क्वायर कर देंगे और उसको रेडियस से डिवाइड कर देंगे। 20 का स्क्वायर आपके पास 400 आएगा, 20 का स्क्वायर आपके पास 400 आएगा, उसको डिवाइड आप जब 100 से करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4 आंसर आपका आ जाएगा। तो 4 इसमें आपका करेक्ट आंसर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखें, द मिसाइल इज फाइड एट 20 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज रिस्पेक्टिवली। हमें पता है कि भाई अगर एक वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें चेंज नहीं आएगा। अच्छा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होगा और हमें किसको मैक्सिमम हाइट में मालूम करना है, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर तो मैक्सिमम हाइट पे ये ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने एक प्रोजेक्टाइल बनाता हूँ, इस पॉइंट पे वी एक्स तो सेम रहेगा मगर वी वाई यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो वी एक्स यहाँ पे आपके पास इसकी जो इक्वेशन बनेगी तो देखें ज़ीरो किस में आ रहा है, तो सी इज इक्वल टू, क्योंकि देखें वी वाई यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वी वाई हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। वी एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं आमतौर पर कॉन्स्टेंट होता है, तो देखें यहाँ ज़ीरो आता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 100 kg body is rotating in a circular path of radius 200 meter at 50 meter per second. Find the centripetal force acting on। ठीक है, 23 का मैं सॉल्यूशन बनाऊँ तो मेरे पास जो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। और बस एम यहाँ पे आपको गिवन है, छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको 100 kg इसका मास है और इसकी जो रेडियस है आपको 200 गिवन है और इसकी जो स्पीड है वो 50 गिवन है। तो इसका सॉल्व कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 50 का स्क्वायर, तो आपके पास जिसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है, एक मिनट करेक्शन कर लेते हैं और इसके अगर कैलकुलेशन करें 100 मल्टीप्लाई बाई 50 का भी स्क्वायर कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा ऊपर आएगा आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर है, इसको मैं करेक्शन कर दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 20 का करेक्ट आंसर होगा, उसका सही आंसर होगा 1250 न्यूटन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का करेक्ट आंसर है और इसका करेक्ट आंसर आएगा 1250 न्यूटन। अच्छा, 24 अगर आप देखें, इफ़ अ बॉडी कवर 5 रोटेशन इन 2 सेकेंड अराउंड द पाथ ऑफ रेडियस इन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखें आपको एक टाइम की सबसे पहले आपको इसमें वी निकालना है, आपको निकालनी लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा इसका फार्मूला होता है, तो आप इसको थोड़ा ड्राइव करेंगे तो आर ऐसे रहेगा, ओमेगा का आपको फार्मूला पड़ेगा 2 पाई ओवर टी।
तो आपको टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड का आपको टाइम पीरियड का बेसिकली आपका जो फार्मूला होता है वो होता है टी ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपके पास 5 गिवन है, तो 5 डिवाइड बाई 2, तो टाइम पीरियड आपके पास आएगा 2.5 सेकेंड। तो जब टाइम पीरियड आपके पास आ गया, टाइम पीरियड की मदद से आप क्या निकाल लेंगे, रेडियस आपके पास गिवन है 2 मीटर, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू आपको पता होती है 3.142 होती है, और टाइम पीरियड आपके पास 2.5 है। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3.142, तो 2.5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका लास्ट आंसर को अगर आप देखें, द एंगुलर स्पीड ऑफ एन आर एंड ऑफ पाई रेडियन इन 1 मिनट इज इक्वल टू पाई ओवर 60।